प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। फाइनली स्टूडेंट एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान साइंस के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो फाइनली आपके तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान साइंस के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो एक साथ इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इन नोट्स के अलावा आपको साइंस की अदर कोई भी बुक्स है वो आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साइंस के पेपर में आप फुल मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान साइंस के ऑल चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर एक साथ कंप्लीट बुक के नोट्स मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इन नोट्स को आप साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर से कॉन्टेक्ट करके या व्हाट्सएप करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको विज्ञान है साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल और जो बेस्ट नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया गया है, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन की परिभाषा है और ये आपके उदाहरण दे रखा है। इन नोट्स में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, तो इन नोट्स में हमने फुल एनसीईआरटी को इंक्लूड किया है। साथ साथ में चैप्टर वाइज जितने भी आपके डायग्राम हैं, जितने भी आपके डायग्राम है, चित्र हैं, उनको इंक्लूड किया है। और जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड किया है। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से आपने पढ़ लिया तो इसके अलावा आपको विज्ञान की जो बुक है वो आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी और विज्ञान के पेपर में आप पूरे नंबर है वो अचीव कर सकते हैं, पूरे नंबर है वो आप आराम से ला सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन आप देख सकते हैं, यह आपके रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा है। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ये आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और इस बार आपके जो खाटू श्याम जी हैं उनकी तरफ से आप सभी बच्चों को विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में फुल मार्क्स है वो आने वाले हैं। तो ये नोट्स आपको अच्छे से आपको तैयार करने हैं। ये आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दे रखे हैं। उसके बाद में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन है उसको साफ क्यों किया जाता है, तो ये इसका आंसर दे रखा है, ये आंसर आपको तैयार करना है। उसके बाद में है दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण, ये चित्र देख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन देख सकते हैं। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद में इसके उदाहरण दे रखे हैं, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के जो अन्य उदाहरण हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। अभिकारक और क्रियाकारक, तो इसकी परिभाषा दे रखी है। क्रिया फल उत्पाद की आपको परिभाषा दे रखी है, इसका उदाहरण दे रखा है। उसके बाद में रासायनिक समीकरण के बारे में बताया गया है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है कंप्लीट आप देख सकते हैं और एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर हमने इसको समझाया है कंप्लीट। और रासायनिक समीकरण उसको किस प्रकार से संतुलित करते हैं वो आप देख सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हमने हाईलाइट किया है। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सीधे आपके एग्जाम में, ये सीधे आपके साइंस के पेपर में छपने वाले हैं, तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं, अच्छे से आपको तैयार करने हैं। जैसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जो रासायनिक विधि है उसका नाम क्या है, हीट एंड ट्रॉयल विधि है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनको हमने हाईलाइट किया है, तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं, अच्छे से आपको तैयार करने हैं।
उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको दे रखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है वो आपके कितने प्रकार की होती है, तो 9 प्रकार दे रखे हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप देख सकते हैं, दानेदार जिंक पर तनु HCl या H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और जय माता दी सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, इसके उदाहरण दे रखे हैं, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण, इसका चित्र दे रखा है, इसकी अभिक्रिया दे रखी है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र दे रखा है। और वियोजन, जिसका दूसरा नाम है आपके अपघटन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण दे रखे हैं। लेड नाइट्रेट का तापन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन दे रखा है, इसकी अभिक्रिया दे रखी है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, तो इसकी परिभाषा दे रखी है डियर स्टूडेंट। और मेथेन का दहन, ये इसका उदाहरण है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ये भी इसका एग्जाम्पल है। और साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उसके बाद में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये अभिक्रिया है जिसका उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया आप देख सकते हैं, जल का विद्युत अपघटन देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भोजन का जो पाचन है उसमें कौन सी अभिक्रिया उपयोग होती है, आपके वियोजन अभिक्रिया। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया आपको दी गई है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की किले, तो ये इसका डायग्राम दे रखा है, इसकी अभिक्रिया दे रखी है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा, इसके 2 उदाहरण हैं। और उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसकी परिभाषा, इसके 2 उदाहरण। और अपचयन अभिक्रिया दे रखी है, कंप्लीट आपको तैयार करनी है। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में अपचयन उपचयन, इसका डायग्राम देख सकते हैं, इसकी अभिक्रिया देख सकते हैं। और 9 नंबर है आपके जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर आ चुकी है, रेडॉक्स अभिक्रिया, अच्छे से आपको तैयार करनी है। और उसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। यानी ये प्यारे बच्चों, ये जितने भी नोट्स हैं, इन नोट्स को हमने एक अच्छी लैंग्वेज में लिखा है और एक अच्छे कॉन्सेप्ट में लिखा है, ताकि आप इनको अच्छे से आराम से इनको समझ सकें और विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में पूरे नंबर ला सकें। तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव दे रखे हैं, संक्षारण है आपके और इसके उदाहरण दे रखे हैं। या आपकी विकृत गंधिता, इसका उदाहरण दे रखा है। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये चैप्टर आपकी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट प्यारे बच्चों, दूसरा जो अध्याय है आपके अम्ल, क्षार और लवण, ये आप देख सकते हैं, इसके कंप्लीट नोट्स देख सकते हैं। अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म, तो सबसे पहले अम्ल है, एसिड है, इसके बारे में इसके उदाहरण दे रखे हैं। क्षार, इसके उदाहरण दे रखे हैं। सूचक क्या होता है और सूचक के प्रकार हैं, प्राकृतिक सूचक। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। ओके, और जय माता दी सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और माता रानी के आशीर्वाद से इस बार 10th के सभी बच्चों को साइंस के पेपर में, साइंस का जो पेपर है वो आपका अच्छा जाएगा। और साइंस के पेपर में सभी बच्चे फोड़ कर आएंगे, पूरे नंबर लेकर आएंगे। तो जय माता दी आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट दे रखा है कि कुछ प्राकृतिक अम्ल, यानी जितने भी चीज़ें मैंने इंपोर्टेंट कर रखी हैं उनको तो आपको जरूर पढ़ना है। ओके, और जो बच्चे विज्ञान के साइंस से, जिन बच्चों को डर लगता है, जिन बच्चों को पास होना है केवल साइंस में, तो जितनी भी चीज़ें मैंने इंपोर्टेंट कर रखी है नोट्स में वो पढ़ लेना। आप पास नहीं, आप एक अच्छा नंबर लेकर आएंगे, एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपके कन्फर्म है। ओके, एक नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। और अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो इसके उदाहरण दे रखे हैं। दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अम्ल की अभिक्रिया और ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच, इसका डायग्राम। और क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया दे रखी है। अम्लों के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको दे रखी है। और अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया आप देख सकते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया आप कंप्लीट देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ये आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है कि पित्तल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, और अम्ल और क्षार का उनमें क्या समानताएं हैं,
और उसके बाद में डियर स्टूडेंट कांजू कतली है जो सभी बच्चों को खानी है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं डियर स्टूडेंट वो आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, उनमें पूछे जा सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके। और HCl गैस का निर्माण, इसका डायग्राम देख सकते हैं, तनुकरण की परिभाषा है। उसके बाद में पीएच स्केल डियर स्टूडेंट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी दो परिभाषा हमने लिखी है, परिभाषा 1 परिभाषा 2, यानी इन दोनों में से जो परिभाषा आपको अच्छे लगे, अच्छी लैंग्वेज में, दोनों परिभाषाएं अच्छी लैंग्वेज में जो आपको अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं। और पीएच स्केल की जो खोज है वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये फैक्ट आपको जरूर तैयार करना है, याद करना है। उसके बाद में नोट दे रखा है, इस नोट को पढ़ना है और कुछ महत्वपूर्ण विलयन उनके पीएच मान आप देख सकते हैं। उसके बाद में दैनिक जीवन में पीएच का महत्व दे रखा है आपको। तो ये जितने भी महत्व हैं ये आपको तैयार करने हैं। और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ये वाला फैक्ट है कि अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं, एंटासिड। उसके बाद में प्यारे बच्चों अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव आपको दे रखे हैं। लवण दे रखा है, लवण परिवार दे रखा है, प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इनमें से भी काफी सारे क्वेश्चंस है वो आपके पेपर में छपते हैं। उसके बाद में साधारण नमक से रसायन दे रखा है आपको, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र दे रखा है आपको NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, इसके उपयोग दे रखे हैं। उसके बाद में 2 नंबर पर विरंजक चूर्ण है, इसके उपयोग दे रखे हैं। बेकिंग सोडा है, किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसकी अभिक्रिया, इसके उपयोग आपको दे रखे हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए जो धावन सोडा है उसका उपयोग है वो किया जाता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। धोने का सोडा क्या होता है, इसके उपयोग दे रखे हैं। और उसके बाद में प्यारे बच्चों क्रिस्टलन का जल हटाना, तो इसका डायग्राम देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट या नीलात होता है, इसका रासायनिक सूत्र देख सकते हैं। क्रिस्टलन का जो जल है इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसकी जल के साथ अभिक्रिया है, इसके उपयोग आपको दे रखे हैं। उसके बाद में डियर स्टूडेंट जो तीसरा अध्याय है आपके, तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु। तो इस चैप्टर के भी आप कंप्लीट नोट्स देख सकते हैं। सबसे पहले धातु के बारे में बताया गया है, मेटल के बारे में बताया गया है, धातुओं के भौतिक गुण धर्म आपको याद करने हैं अच्छे से। और ये आपके प्यारे बच्चों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उष्मा की सुचालक धातुएं हैं सिल्वर और कॉपर, और उष्मा की जो कुचालक धातुएं हैं वो लेड और मरकरी। तो ये आपको याद रखना है। और धातुएं हैं वो उष्मा की सुचालक होती हैं, इसका डायग्राम आपको तैयार करना है। और विद्युत तारों और पॉली वाइनिल क्लोराइड PVC अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दवानिक सोनोरस क्या है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसका चित्र देख सकते हैं। अधातुएं, इनके उदाहरण दे रखे हैं। और अधातुओं के गुण धर्म आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट लगा रखा है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है। ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, मरकरी या फिर पारा। ओके, इसका प्रतीक भी दे रखा है Hg। और ऐसी धातुएं जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं, एक तो गैलियम है, एक सीजियम है। और क्षारीय धातु कौन कौन सी ऐसी धातु जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो लिथियम है डियर स्टूडेंट, सोडियम है, आपके पोटेशियम है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अपर रूप कार्बन के विभिन्न अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, चारकोल। और यहाँ से क्वेश्चन है वो आपके बन सकते हैं। आघात, वर्दे और तन्ने का अर्थ आपको बताना है। धातुओं के रासायनिक गुण धर्म, धातुओं का दहन, उभयधर्मी ऑक्साइड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। और सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसका कारण दे रखा है। एनोडीकरण क्या है, और धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया दे रखी है। और प्यारे बच्चों सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं हैं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया है वो तेज़ी से करती हैं। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये आपके क्वेश्चन दे रखा है, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया दे रखी है। और एक्वा रेजिया आपको दिया गया है, धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया दे रखी है। और धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया का डायग्राम दे रखा है। सक्रियता श्रेणी आपको दे रखी है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। और ये आपके क्वेश्चन लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अधातुओं की रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया, इसके उदाहरण दे रखे हैं। अम्लों के साथ अधातुओं की अभिक्रिया, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। और आयनिक यौगिक, विद्युत सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, आयनिक यौगिकों के गुण धर्म दे रखे हैं। और स्पेचुला पर लवण के नमूने को गर्म करना,
इसका डायग्राम आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, लवण के विलयन की जो चालकता है उसकी जांच का डायग्राम है, धातुओं की जो प्राप्ति है, खनिज है, अयस्क है, धातुओं का निष्कर्षण है, इसका डायग्राम दे रखा है। और दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, सोना चांदी, और अयस्कों का समृद्धीकरण दे रखा है जिसमें गेंग की परिभाषा दी गई है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। भर्जन और निस्तापन, प्यारे बच्चों भर्जन और निस्तापन ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, और धातुओं का परिष्करण दे रखा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। संक्षारण दे रखा है, संक्षारण की परिभाषा दे रखी है। और सोना एक ऐसी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती, तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। संक्षारण की मुख्य घटनाएं आपको दे रखी है, संक्षारण से हम किस प्रकार से सुरक्षा कर सकते हैं, और ये आपके मिश्र धातु दे रखी है। और यहाँ पर देखिए पित्तल, कांसा और सोल्डर, ये तीन मिश्र धातु, इनके उपयोग दे रखे हैं और इनके अवयव घटक दे रखे हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 है आपके साइंस में, विज्ञान में, कार्बन और उसके यौगिक। तो इस चैप्टर के भी कंप्लीट नोट्स एक साथ आप देख सकते हैं। सबसे पहले कार्बन की विशेषताएं हैं, और उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कार्बन में आबंध, सहसंयोजी आबंध के बारे में बताया गया है। कार्बन के कुछ यौगिक हैं जिनके सूत्र हैं, और हाइड्रोजन का अणु देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है, क्लोरीन का अणु है, ऑक्सीजन का अणु है, नाइट्रोजन का अणु है, और ये आपके मीथेन का अणु है। और सहसंयोजी आबंध, इसकी परिभाषा दे रखी है, इसकी विशेषता दे रखी है। और प्यारे बच्चों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको अच्छे से तैयार करना है, बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी कहा जाता है, ये इसके प्रमुख घटक है मीथेन, ये आपको याद रखना है। अपर रूप की परिभाषा दे रखी है, कार्बन के अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, तीनों के बारे में विस्तार से डिस्कस किया गया है। ये आपके ग्रेफाइट है, इसकी विशेषता, इसका डायग्राम, और ये आपके फुलरिन की विशेषता, इसका डायग्राम दिया गया है। और ये आपके एक क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और कार्बन की सर्वतोन्मुखी प्रकृति क्या होती है, कार्बन के परमाणुओं की विशेषता दे रखी है। और सहसंयोजी आबंधों की संख्या याद करना। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके ये वाला पूछा जाता है, ये किसी में भी पूछा जा सकता है। जैसे एथेन है, उसमें सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। और मेथेन है, इसमें सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो इस प्रकार ये संरचना सूत्र बनाकर आप इसको आराम से समझ सकते हैं। और उसके बाद में है संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण दे रखे हैं। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दे रखी है आपको। और पूर्व लगन का निर्धारण आपको दे रखा है, ये आपको याद करना है। अनुलग्न का निर्धारण आपको दे रखा है। और सबसे पहले एल्केन का नामकरण है, नामकरण के नियम और प्रतिस्थापियों का अंकन, ये सारे रूल आपको याद करने हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी आपको दे रखे हैं। और हाइड्रोजन का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, उसके बाद में कार्बन और हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र और इनकी संरचनाएं, एल्किन का नामकरण है, नामकरण के नियम हैं, ये सारे उदाहरण आपको तैयार करने हैं। ये आपके एल्काइन का नामकरण है, नामकरण के नियम हैं, और ये इसके उदाहरण आपको दे रखे हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में विषम परमाणु हैं, प्रकार्यात्मक समूह, समजातीय श्रेणी, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, नामकरण के नियम है, हेलोजन है। और एल्कोहल आपको दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा है, कीटोन दे रखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखा है, और द्विआबंधित हाइड्रोकार्बन दे रखा है। और कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म आपको दिए गए हैं, जिसमें ऑक्सीकरण के बारे में, और ये आपके ऑक्सीकारक है, संकलन अभिक्रिया है। और उसके बाद में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, एथेनॉल, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, तो ये सारे आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और ये आपके एथेनोइक अम्ल दे रखा है, एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म, एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म दे रखे हैं। और एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है, साबुन और अपमार्जक, ये आपको कंप्लीट तैयार करना है। अपमार्जक के बारे में आप देख सकते हैं, और साबुन और अपमार्जक में आपको अंतर दे रखा है। और ये आपके मिसेल हैं, मिसेल निर्माण आप देख सकते हैं, और ये इसका डायग्राम दिया गया है, कंप्लीट आपको याद करना है। साबुनों की शोधन क्रिया आप देख सकते हैं। तो उसके बाद में अगला जो चैप्टर है आपके साइंस में, विज्ञान में, चैप्टर नंबर 5 है आपके बायोलॉजी का चैप्टर है आपके लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले सजीव है, सजीवों के लक्षण, और निर्जीव
और जैव प्रक्रम की 2 परिभाषा है। और उसके बाद में ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम आपको दे रखा है। ये आपके पोषण की परिभाषा दे रखी है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, स्वयंपोषी है, विषमपोषी है। और उसके बाद में स्वपोषी पोषण दे रखा है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है। और ये आपके रंध्र हैं, स्टोमेटा, या आपके खुला रंध्र, बंद रंध्र, इसके डायग्राम, विषमपोषी पोषण सारे आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ये आपके शाकाहारी, मांसाहारी, मृतपोषी, सर्वाहारी, प्रजीवी और जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। अमीबा में पोषण है, पैरामीशियम में पोषण है, मनुष्य में पोषण दे रखा है, मानव पाचन तंत्र है, आहार नाल, पाचक ग्रंथियाँ और या आहार नाल के जितने भी अंग हैं वो सारे दे रखे हैं। और इन सभी का वर्णन दे रखा है यहाँ पर। ये मनुष्य की जो आहार नाल है उसका डायग्राम दे रखा है, ग्रास नली। और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। लार में उपस्थित एंजाइम है जिसका नाम एमाइलेज या फिर टाइलिन। और आमाशय छोटी आंत, बड़ी आंत। और मलाशय हमारे शरीर में, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। पाचक ग्रंथियाँ क्या हैं, पाचक एंजाइमों के क्या कार्य हैं। श्वसन के प्रकार हैं। वायवीय श्वसन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक है आपके अवायवीय श्वसन। तो दोनों श्वसन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। पौधों में श्वसन दे रखा है, जंतुओं में श्वसन दे रखा है, ये कंप्लीट आपको तैयार करना है। मनुष्य में श्वसन, मनुष्य का श्वसन तंत्र और श्वसन मार्ग है जिसमें नासा मार्ग, ग्रसनी, स्वर यंत्र। और प्यारे बच्चों ये आपके श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र दे रखा है। ट्रेकिया, श्वसन, फेफड़े, निःश्वसन और उच्च श्वसन से आप क्या समझते हैं। और मनुष्य में श्वासोच्छ्वास जिसमें निःश्वसन और उच्च श्वसन। और उसके बाद में वहन, मानव में वहन, तरल भाग प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाएँ। और उसके बाद में मानव हृदय आपको दे रखा है। यह आपके मानव हृदय का नामांकित चित्र है। हृदय की क्रियाविधि दे रखी है, शिथिलन और आलिंद संकुचन है, नीले संकुचन है, नीले स्थिलन है। और फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है जिसमें दोहरा परिसंचरण के बारे में बताया गया है। रुधिर कणिकाएँ हैं आपके आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएँ हैं, इरिथ्रोसाइट दे रखा है। और डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएँ, ल्यूकोसाइट दे रखा है, बिंबाणु हैं, प्लेटलेट्स जिसमें थ्रोम्बोसाइट है आपके। और रक्त दाब के बारे में बताया गया है। रक्त दाब वाला जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रक्त दाब के प्रकार दे रखे हैं। और नलिकाएँ, रुधिर वाहिकाएँ जिसमें धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ तीनों के बारे में दे रखा है। तो कंप्लीट तैयार करना है। खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण में अंतर, यह आपके लसिका है। पादपों में परिवहन, जाइलम, फ्लोएम और जल का परिवहन दे रखा है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, उत्सर्जन दे रखा है। मानव में उत्सर्जन और उत्सर्जन तंत्र जो आपके वृक्क है, जो मनुष्य है उसमें निम्न उत्सर्जन पाए जाते हैं जिसमें वृक्क के बारे में है। मूत्र वाहिनियाँ और ये आपके उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है। मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है। तो ये सारे आपको तैयार करने हैं। आपके वृक्क काणुओं के बारे में दे रखा है। और नोट, आप इस नोट को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में कृत्रिम वृक्क है, अपोहन है, इसके उपयोग दे रखे हैं। पादपों में उत्सर्जन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विज्ञान के अंदर जो चैप्टर नंबर 6 है आपके नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर के भी कंप्लीट जो नोट्स हैं वो एक साथ आप देख सकते हैं। सबसे पहले नियंत्रण है, समन्वय है, उद्दीपक हैं, तंत्रिका तंत्र हैं, ये सारे आपको तैयार करने हैं। ये आपके तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य, तंत्रिका कोशिका के भाग हैं, दुर्मिकाएँ, साइटोन, एक्सोन। और तंत्रिका कोशिका के प्रकार दे रखे हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रसारण तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका पेशीय संधि आपको कंप्लीट दी गई है। ग्राही है, आपके ग्राही के प्रकार दे रखे हैं। तंत्रिका आवेग है, युग्मानुबंधन है, प्रतिवर्ती क्रिया आपको दे रखी है। और यह आपके प्रतिवर्ती चाप दिया गया है। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र, ऐच्छिक क्रियाएं आपको दे रखी हैं। और यह आपके तंत्रिका तंत्र का पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं। और परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग देख सकते हैं। मानव मस्तिष्क जो ह्यूमन ब्रेन है वो आप देख सकते हैं। ये इसका चित्र दे रखा है। मस्तिष्क के जो कार्य हैं वो आप देख सकते हैं। मानव मस्तिष्क के भाग दे रखे हैं। अग्र मस्तिष्क हैं, प्रमस्तिष्क हैं जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क
पश्च मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क के भाग दे रखे हैं, इसके 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स है, मेडुला ओब्लोगेटा है, मेरुरज्जु या सुषुम्ना है, और ये इसके कार्य दे रखे हैं। और ये उत्तक कैसे रक्षित होते हैं, तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है, पादपों में समन्वय, वर्धी गति और स्फीति गति है, उनके बीच डिफरेंस दे रखा है, और अनुवर्तनी गति और अनुचलन गति है, उन दोनों में अंतर दे रखा है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसानुवर्तन। और ये आपके पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन के प्रकार दे रखे हैं, तो इसके 5 प्रकार हैं। ऑक्सिन है इसके कार्य, और जिब्रेलिन की कार्य, और जो तीसरा है आपके ABCC-ML इसके कार्य दे रखे हैं, साइटोकाइनिन इसके कार्य, एथाइलिन के कार्य दे रखे हैं। जंतुओं में हार्मोन और एंजाइम, इन दोनों में अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर दे रखा है, और नर और मादा इसमें जो जितनी भी ग्रंथियां हैं इसके डायग्राम हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि दे रखी है आपको। और मानव शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि है जिसमें वर्धी हार्मोन है, और ADH हार्मोन है, ACTH हार्मोन है, FSH है, TSH है, और थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। उसके बाद में है अधिवरक ग्रंथि, अंडाशय से स्त्रावित हार्मोन, उसके बाद में वर्षण से स्त्रावित हार्मोन। उसके बाद में प्यारे बच्चों विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 7 है आपके बायोलॉजी का, जीव जनन कैसे करते हैं, तो इस चैप्टर के भी कंप्लीट नोट्स एक साथ देख सकते हैं। सबसे पहले जनन के प्रकार, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, और उसके बाद में अलैंगिक जनन की विधियां दे रखी हैं आपको। 8 विधियां हैं, विखंडन है, द्विखंडन है, अमीबा में द्विखंडन इसका चित्र दे रखा है, और बहुविखंडन दे रखा है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन इसका चित्र देख सकते हैं। खंडन विधि दे रखी है, पुनरुद्ध भवन पूर्ण जनन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन पूर्ण जनन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। मुकुलन है, हाइड्रा में मुकुलन और कायिक प्रवर्धन है, इसके उदाहरण दे रखे हैं, इसका लाभ दे रखा है। और उसके बाद में ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, उत्तक संवर्धन क्या है, ये नोट भी आपको जरूर पढ़ना है। बीजाणु समासंग, बीजाणु निर्माण, इसके उदाहरण दे रखे हैं। राइजोपस में बीजाणु निर्माण, उसके बाद में लैंगिक जनन, इसकी परिभाषा, लैंगिक जनन का महत्व है या फिर लाभ, ये आपको दे रखा है, ये नोट दे रखा है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में डिफरेंस दे रखा है। नर युग्म क्या होता है, मादा युग्म क्या होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन देख सकते हैं, एकलिंगी और उभयलिंगी पुष्प, जिसको द्विलिंगी पुष्प भी कहा जाता है। ये दोनों ही आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट, इसका नामांकित चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन दे रखा है। बाह्य दलपुंज है, और दलपुंज है, पुंकेसर है, स्त्री कैंसर है, और प्रागण और प्रागण के प्रकार हैं, स्वपरागण, परपरागण, ये भी दोनों महत्वपूर्ण हैं। अंकुरण दे रखा है, वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण आपको दे रखा है। मानव में लैंगिक जनन दिया गया है, यौवनारंभ है, यौवनारंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, और मानव का नरजनन तंत्र दे रखा है, इसके भाग है, इनका वर्णन दे रखा है। और ये आपके मानव में नरजनन तंत्र का नामांकित चित्र है। मूत्र मार्ग है, सहायक ग्रंथियां हैं, और मादा जनन तंत्र, और इसमें निम्नलिखित अंग होते हैं। अंडाशय है, अंडवाहिनी, गर्भाशय, और ये आपके डायग्राम दे रखा है। योनि है, भग है, बार्थोलिन ग्रंथि है। और क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता, तो ये इसका कारण दे रखा है। रजोदर्शन और रजोनिवर्ती में अंतर, और जनन स्वास्थ्य दे रखा है आपको। गर्भ निरोधन दे रखा है, गर्भ निरोधन विधियां हैं, रासायनिक विधियां और शल्य विधियां, भौतिक विधियां, और ट्यूबोक्टोमी और वासेक्टोमी में अंतर लिखना है। और ये आपके क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में प्यारे बच्चों साइंस का चैप्टर नंबर 8 है आपके बायोलॉजी का, आनुवंशिकता और जैव विकास, यानी मेंडल वाला चैप्टर है। इसमें आनुवंशिकी की परिभाषा दे रखी है, और आनुवंशिक की है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो कंप्लीट आप समझ सकते हैं। और जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन आप देख सकते हैं, विभिन्नताओं के लाभ दे रखे हैं, और यह आपके पाठ्य पुस्तक का एक क्वेश्चन है। उसके बाद में आनुवंशिकता की परिभाषा है, लक्षण है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। और मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, क्या कारण है, कर्णपाली क्या है,
और लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल का योगदान, वंशागत लक्षण है मेंडल के, वंशागति के नियम है, प्रभाविता का नियम दे रखा है, स्वतंत्र अभिवन का नियम है। मेंडल ने उदान मटर के निम्न 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए और मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दों की परिभाषा, जिसमें जीन है, संकरण है, जीन प्रारूप है, लक्षण प्रारूप है, युग्म विकल्पी है। और मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, एक संकरण और द्विसंकर संकरण, और उसके बाद में मनुष्य में लिंग निर्धारण आप देख सकते हैं, और यह आपके लिंग निर्धारण का आरेख चित्र आपको दिया गया है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों उपार्जित लक्षण है, उपार्जित लक्षणों के गुण, आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षणों के गुण, और यह आपके जाति उद्भव है। और उसके बाद में जाति उद्भव का कारण दे रखा है आपको, और आनुवांशिक विचलन का कारण दे रखा है, और विकास और वर्गीकरण, समजात अंग और समरूप अंग, जीवाश्म, और ये आपके जीवाश्म की विधियां हैं। ये प्लेनरी है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। विकासीय संबंध में जीवाश्म का महत्व है, और जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की भूमिका, ये आपके विकास के चरण दे रखे हैं। उसके बाद में पंखों का विकास दे रखा है, और ये आपके मानव विकास है। उसके बाद में प्यारे बच्चों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, और साइंस में जो चैप्टर नंबर 9 है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो फिजिक्स का लेसन है आपके, फिजिक्स का चैप्टर है, तो इसके नोट्स एक साथ देख सकते हैं आप। प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम दे रखे हैं, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की विशेषताएं, पार्श्व परिवर्तन जिसको उत्क्रमण भी कहा जाता है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण, और दूसरा आपके उत्तल दर्पण। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, द्वारक और फोकस दूरी दे रखी है, और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है। और ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जिसको हमने हाईलाइट भी किया है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम दे रखे हैं, तो ये सारे नियम आपको पढ़ने हैं, सारे नियम आपको तैयार करने हैं। और अगर प्यारे बच्चों आपने इन नोट्स को एक बार आपने अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से आपने तैयार कर लिया, तो विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में आप फोड़ सकते हैं, फुल मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। ये प्यारे बच्चों मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। अगर अच्छे ढंग से आपने ये नोट्स पढ़ लिए तो आप विज्ञान के पेपर में तहलका मचा सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूं। बिलीव आपको करना पड़ेगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां आपको दे रखी हैं, बिंब की स्थिति अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच, अवतल दर्पण के उपयोग आपको दे रखे हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग आपको दे रखे हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, कभी उत्तल दर्पण के उपयोग पूछा जाता है, कभी अवतल दर्पण, तो दोनों के तैयार कर लेने हैं। आपको दर्पण का सूत्र दे रखा है, इसका आवर्धन दे रखा है, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। और ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल के जितने भी क्वेश्चंस मैंने हल कराए हैं वो सारे पढ़ने हैं आपको, सारे तैयार करने हैं, सारे सोल्व करने हैं। प्रकाश का अपवर्तन है, कांच के आयताकार स्लेब गुटके से अपवर्तन, और ये आपके प्यारे बच्चों अपवर्तन के नियम हैं, अपवर्तनांक है, कंप्लीट आपको दिया गया है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक है। कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक आपको दे रखे हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। लेंस है, लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक, फोकस दूरी, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, अवतल लेंस का मुख्य फोकस, और लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम दे रखे हैं। तो ये सारे नियम आपको तैयार करने हैं। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, तो जितनी भी स्थितियां आपको दे रखी हैं ये सारी आपको तैयार करनी है। एक प्रश्न यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है बड़े नंबर में, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, तो इसकी 2 स्थितियां हैं। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी आपको दे रखी है, यह आपके लेंस का सूत्र है, आवर्धन है, और उत्तल लेंस पर आधारित प्रश्न, और यह आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और अवतल लेंस पर आधारित प्रश्न है, इस पर भी आधारित एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार करना है। लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर की परिभाषा, और ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, संयोजन की क्षमता, इस पर आधारित भी आपके एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, तो इसको भी सॉल्व करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 10 है आपके फिजिक्स का है, आपके विज्ञान का, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार।
तो इसके भी एक साथ नोट्स मिलेंगे आपको। मानव नेत्र है, मानव नेत्र का डायग्राम है, मानव नेत्र के भाग हैं, दृढ़ पटल, रक्तक पटल और कॉर्निया है, परितारिका आइरिस है, पुतली और तारा है, नेत्र लेंस है, जलीय द्रव्य है, काचाप द्रव्य और दृष्टि पटल, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, उसके बाद में समझन क्षमता है और निकट बिंदु और आपके दूर बिंदु। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोतियाबिंद दे रखा है, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छे से ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। ये आपके दीर्घ दृष्टि दोष है और दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण दे रखे हैं, इसके उपाय दे रखे हैं, जरा दृष्टि दोष दे रखा है और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन दे रखा है आपको। ये आपके प्रिज्म का चित्र दिया गया है, प्रिज्म से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको दे रखी है। विचलन कोण है, प्रिज्म कोण है, अपवर्तक कोण है, अपवर्तक फलक है। तो ये चारों परिभाषाएं तैयार करनी है। कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीट आपको समझाया गया है। कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण का कारण है। इंद्रधनुष दे रखा है आपको और ये आपके इंद्रधनुष का चित्र है। वायुमंडलीय अपवर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण है तारों का टिमटिमाना, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, प्रकाश का प्रकीर्णन दे रखा है, प्रकीर्णन की तीव्रता आपको दे रखी है, टिंडल प्रभाव दिया गया है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। उसके बाद में प्यारे बच्चों विज्ञान साइंस का जो चैप्टर नंबर 11 है आपके फिजिक्स का विद्युत, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो इसके नोट्स भी एक साथ में मिलेंगे आपको, जिसमें विद्युत परिपथ है, इसकी परिभाषा और उसके बाद में विद्युत धारा है आपके, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, एक एम्पियर की परिभाषा, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दे रखा है। उसके बाद में एक वोल्ट की परिभाषा दी गई है आपको, कंप्लीट तैयार करनी है आपको, और विद्युत परिपथ आरेख दे रखा है और इसके जो प्रतीक हैं साइंबल हैं वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसमें से एक साइंबल आपको जरूर पूछेगा। और उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और उसके बाद में ओम का नियम है आपके, एक ओम की परिभाषा दे रखी है, और उसके बाद में परिवर्ती प्रतिरोध आपको दे रखा है। तो परिवर्ती प्रतिरोध की परिभाषा भी आपको तैयार करनी है। धारा नियंत्रक है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी आपके महत्वपूर्ण है। लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ताप का प्रभाव दे रखा है। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध है जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन है और दूसरा आपके समांतर क्रम संयोजन है। तो दोनों के बारे में कंप्लीट अच्छे से विद डायग्राम द्वारा समझाया गया है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये आपके समांतर क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, जूल का तापन नियम और इस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न है। और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग दे रखे हैं। ये आपके विद्युत शक्ति, इसकी परिभाषा और 1 वाट की परिभाषा दे रखी है। ये आपके इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रश्न है। किलोवाट घंटा जिसको यूनिट कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा, और इसमें कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 12 है आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो फिजिक्स का चैप्टर है ये भी, इसके भी एक साथ नोट्स मिलेंगे आपको। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं और उत्तरोन्मुखी ध्रुव है, दक्षिणोमुखी ध्रुव है, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है चुंबक के बारे में, मैग्नेट के बारे में। चुंबक के प्रकार हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, और चुंबक के गुण और विशेषताएं, और यह आपके एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्म दे रखे हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। अच्छे से आपको पढ़ कर जाना है, अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम दे रखा है। और विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया गया है। परिनालिका क्या होती है और परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और उसके बाद में CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस, और
अन्य जो एसआई मात्रक है वो टेस्ला होता है। और विद्युत चुंबक है, इसकी परिभाषा चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, तो इसका मान आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखा है आपको, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम दे रखा है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत मोटर, इसका सिद्धांत दे रखा है और इसकी रचना दे रखी है, जिसमें क्षेत्र चुंबक है, आर्मेचर है, विभक्त वल्ले है, ब्रूस है और इसकी कार्य विधि दे रखी है, कंप्लीट आप देख सकते हैं। उसके बाद में विद्युत जनित्र है, इसका सिद्धांत दिया गया है, इसका चित्र दिया गया है और इसकी रचना में महत्वपूर्ण भाग हैं, जैसे क्षेत्र चुंबक है, आर्मेचर कुंडली है, सर्पी वल्ले है, ब्रूस है और ये इसकी कार्य विधि है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, प्रत्यावर्ती धारा दे रखी है, दिष्ट धारा दे रखी है और दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों में अंतर दे रखा है, दोनों में डिफरेंस दे रखा है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको जरूर पढ़ के जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में बन सकता है। उसके बाद में प्यारे बच्चों विज्ञान साइंस का जो चैप्टर नंबर 13 है आपके, हमारा पर्यावरण। ओके, तो इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स भी आप एक साथ में देख सकते हैं। सबसे पहले पर्यावरण के बारे में बताया गया, पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, जिसमें तीनों घटकों के बारे में बताया गया है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ दोनों तैयार करने हैं, दोनों की परिभाषा विद एग्जाम्पल आपको तैयार करनी है। और पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्णन, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आपके आ चुका है। अजैवी घटक हैं और जैविक घटक है, दोनों में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, तीनों की परिभाषा, साथ में इनके उदाहरण हैं, वो सारे तैयार करने हैं। आपके अपमार्जक है, पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका, आहार श्रृंखला दी गई है, इसके उदाहरण दिए गए हैं। और ये आपके पोषी स्तर है, जिसमें प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर और ये आपके लिंडेमान का जो 10% नियम है ऊर्जा संबंधी। खाद्य जाल, आहार जाल आप देख सकते हैं, ये आपके आहार जाल का डायग्राम है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों में अंतर दे रखा है, तो ये भी आपको पढ़ना है अच्छे से। एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख चित्र दे रखा है, जैव आवर्धन की परिभाषा और पारिस्थितिकी पिरामिड दे रखा है। ऊर्जा का पिरामिड है वो सदैव सीधा होता है। पर्यावरण की समस्याएं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं, ओजोन परत का अपक्षय और अपशिष्ट निपटान। तो सबसे पहले ओजोन परत के बारे में कंप्लीट बताया गया है। उसके बाद में दूसरा आपके कचरा प्रबंधन है, कचरा निपटान की समस्या कम करने के उपाय हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने एनसीईआरटी विज्ञान, एनसीईआरटी कक्षा 10 साइंस के ऑल चैप्टर के नोट्स, सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो एक साथ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से आपने पढ़ लिया तो विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।